Assalamu alaikum dear students. Welcome to For Public School e-learning class 10th subject chemistry and I am your teacher Miss Sana Ambareen. This is part 4 of unit 16 chemical industries. Open up book page number 200. Here we have another manufacturing process that is about urea. Now, first of all, what is urea? Urea, another name is carbamide. It is an organic compound having a carbonyl CO functional group attached with the 2NH2 amines group. Look, here we have one carbonyl group attached with two amines group. It is the formula for urea. Now, urea importance. Urea serves an important role in the metabolism of nitrogen containing compound by animals. हमारे पास ये जो यूरिया है ये बहुत important role play करता है in the metabolism of animal as a byproduct. Next one is it is more or main in nitrogen containing substance in the urine of mammals. हमारे पास ये जो एक मेन जो है वो mammals के यूरिन में जो है वो प्रेजेंट जो है वो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है. नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन. फ्रिडरिच वॉलर synthesize यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन 1828. 1828 में हमारे पास साइंटिस्ट ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोड्यूस किया था. It was the first time that the molecule found in living organisms could be synthesized in the laboratory without organic starting material. और ये बहुत पहली दफ़ा हुआ था कि किसी मालिक्यूल को जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है वो लेबॉर्ट्री में तैयार किया जा सके विदाउट एनी यूज़ ऑफ द ऑर्गेनिक स्टार्टिंग मटीरियल. मीन्स ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन इसको जो है हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. ये हमारे पास जो साइंटिस्ट थे फ्रिडरिक वॉलर उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम इसको 1828 में जो है वो प्रिपेयर किया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ यूरिया. अब कंपोजिशन ऑफ यूरिया हमारे पास क्या है कि यूरिया हमारे पास किस किस के मिलने से बनता है. यूरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र. हमारे पास यूरिया के बारे में हमें पता है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वन कार्बोनाइल ग्रुप अटैच विद टू अमाइंस ग्रुप. Now amine formula is NH2 so it is the nitrogenous fertilizer. Now what is fertilizer? मैंने जब हमारा ये चैप्टर 8 या यूनिट 16 जो है स्टार्ट हो रहा था तभी मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी फर्टिलाइज़र की. हम उर्दू में इसको सिंपल कहते हैं खाद. अब ये यूज़ किस लिए होती है? इट इज़ द केमिकल सब्सटेंस सप्लाइड टू द क्रॉप टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. हम जो है अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए उनको जो है फर्टिलाइज़र जो है वो प्रोवाइड करते हैं. नाउ व्हाट इज़ यूरिया? यूरिया इज़ द इम्पॉर्टेंट nitrogenous fertilizer. It has the highest nitrogenous content available in the solid fertilizer that is 46.67%. हमारे पास इस यूरिया फर्टिलाइज़र में जो है वो क्या होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है that is about 46.67%. इट डिज़ोल्व रेडियली इन वाटर. ये वाटर में जो है वो क्विकली जो है या तेज़ी से जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है. इट लीव्स नो सॉल्ट रेजिड्यू आफ्टर यूज़ ऑन क्रॉप. और जब ये हम क्रॉप्स पे यूज़ करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए तो ये उसके पीछे जो है कोई भी रेजिड्यू मीन्स जो कोई लेफ्ट हो जाता है ना जो हमारे पास के मिक्स नहीं होते और उसमें जो है वो पीछे हमारे पास एक वाइट किस्म का मटेरियल जो है या वाइट जो है वो हमारे पास रेजिड्यू रह जाता है. ऐसा इसका कुछ भी नहीं है बल्कि ये कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और कोई भी साल्ट जो है बिहाइंड जो है ये नहीं छोड़ता. In addition now to fertilizers, it is also used in daily life and industries for various purposes. इसके अलावा फर्टिलाइज़र के अलावा ये खाद के अलावा जो है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी है जो काफ़ी तौर पर इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्रीज़ में भी जो है इसका बहुत एक अहम किरदार है. The percentage composition of urea is given in this table. अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यूरिया इज़ द combination of carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen. Now here we have the percentage composition of each element. First one is nitrogen. It has the percentage composition in urea 46.67%. Another one is oxygen. It is less than nitrogen. It is 26.67%. Next one is carbon. It is present about 20.00%. While hydrogen is present about 6.66% in urea. Now how can we calculate the percentage of any element? That is having a formula. That percentage of element can be calculated by having atomic mass of that element multiplied
नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी कंपाउंड, जिस कंपाउंड में हमारे पास वो एलिमेंट मौजूद है उसमें उसके कितने नंबर हैं, मीन्स कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, एंड डिवाइडेड बाय मालिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड मल्टीप्लाइड विद 100. नाउ फॉर एग्जांपल इफ वी आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन in urea. Now, what is the atomic mass of this nitrogen? It has atomic mass 14 and number of elements in compound. अब हमारे पास जो यूरिया का फार्मूला है, it is 1 carbonyl group attached with 2 amines group. So it means we have 2 nitrogen in this formula. So multiply with 2 divided by दी मालिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मीन्स हमारे पास जो यूरिया का मालिक्यूलर मास है इट इज़ 60.06 ग्राम पर मोल. आफ्टर दिस वी विल मल्टीप्लाई दिस आंसर विद 100. नाउ वी हैव द आंसर दैट इज अकॉर्डिंग टू परसेंटेज 46.67%. 14 2s आर 28. 28 को हम पहले जो है वो 60.06 से डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई विद 100. वी हैव द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज़ 46.67. इस तरह जो है हम तमाम एलिमेंट्स के जो हैं वो परसेंटेज कंपोजिशन जो है किसी भी कंपाउंड में जो है वो फाइंड कर सकते हैं. नाउ वी हैव tidbit. What are fertilizers? Fertilizer is any material, organic or inorganic, natural or synthetic, which supplies one or more of the chemical element required for the plant growth. मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारे पास फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. ये हमारे पास या तो जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, या तो ये हमारे पास नेचुरली होते हैं या फिर ये मैन मेड जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं. ये जो है हमारे पास जो है वो ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट ग्रोथ की जो है प्रोडक्टिविटी को, उसकी जो है वो ग्रोथ को जो है इजाफा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. 3 elements namely nitrogen, phosphorus and potassium are very essential for the growth of plants. और प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है हमारे पास ये जो 3 एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये जो है वो ज़रूर जो है वो इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं. तो इसी वजह से जो हमारा यूरिया है दैट इज़ नाइट्रोजनस कंपाउंड, सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज फर्टिलाइज़र फॉर द प्लांट ग्रोथ. Here we have raw materials used for the manufacturing of urea. First one is ammonia that has formula NH3 and second one is carbon dioxide having formula CO2. Moving on the next page, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि जो हमारे ये रॉ मटेरियल्स हैं अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले हम इनको हासिल कहाँ से करते हैं ताकि हम जो है वो यूरिया की प्रोडक्शन कर सकें. अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय हेबर प्रोसेस. हमारे पास अमोनिया को जो है वो हेबर प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार किया जाता है. अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 450 ऑफ द टेम्परेचर, वाइल आयरन यूज एज अ कैटलिस्ट हेयर. यहाँ पर आयरन जो है वो एज अ कैटलिस्ट रिएक्शन करता है और इन दो के आपस में रिएक्शन से हमारे पास प्रोड्यूस होता है अमोनिया दैट इज़ NH3. नाउ ये जो हमारे पास अमोनिया बनता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलते हैं? नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास ऑब्टेन होता है फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. हैविंग एयर वी हैव 78% नाइट्रोजन इन दी एयर. तो हम एयर की जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उससे जो है हमें नाइट्रोजन जो है वो ऑब्टेन हो जाता है. जबकि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों हमारे पास किस तरह प्रिपेयर होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस. कार्बन डाइऑक्साइड को हम नेचुरल गैस से कैसे तैयार कर सकते हैं? हमारे पास जो एक नेचुरल गैस है दैट इज़ मीथेन गैस CH4. इट्स रिएक्ट विद स्टीम दैट इज़ वाटर एंड इट विल प्रोड्यूस carbon dioxide and hydrogen gas. Now this carbon dioxide used as a raw material and this hydrogen will be used with the nitrogen for the production of ammonia. Look, the hydrogen it is prepared by passing methane and steam over heated nickel. Nickel is used as a catalyst and it will produce hydrogen as well as carbon dioxide gas. Now we have basic reactions.
मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब पहले स्टेप में क्या होता है, हमारे पास रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हमारे पास जो दोनों हमारे रॉ मटेरियल्स हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं। वो दोनों रिएक्शन कैसे करते हैं, अमोनिया इज प्रेजेंट इन द लिक्विफाइड फॉर्म और इन द लिक्विड फॉर्म वाइल द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एज द गैस फॉर्म। बोथ ऑफ देम आर हीटेड एट 170 up to 200 डिग्री सेल्सियस एट 100 to 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको जो है हम लिक्विड अमोनिया में जो है वो मिक्स करते हैं या रिएक्ट करते हैं विद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारे पास क्या बनता है, इट विल चेंज इनटू अमोनियम कार्बामेट। नाउ two ammonia molecule combine with carbon dioxide gas with high temperature and pressure, then they will change into ammonium carbamate. Now formula is according to that, we have ammonium carbamate, we have NH2C double bond O NH4. It is the proper structure of ammonium carbamate. Now how this ammonium carbamate will be formed? Now I will explain this proper reaction according to steps. क्या होता है, हमारे पास 2 अमोनिया हैं, उनके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है वो रिएक्ट करते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, अमोनियम कार्बामेट। अब अमोनियम कार्बामेट हमारे पास कैसे बनता है, एज वी नो वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। नाउ नाइट्रोजन इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 5, सो इट हैज़ 5 आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। One is lone pair and the other remaining 3 electron react with 3 hydrogen. Then they will form ammonia. Similarly, another ammonia, similarly it has also 1 lone pair of electron and 3 bond pair of electron. Now next one is carbon dioxide. Carbon outermost shell has 4 electron because it is the member of group 4. It react with oxygen with 2 oxygen and both of them obey the octet rule. Now what will happen when they react with ammonia or when ammonia react with carbon dioxide? First of all, हमारे पास ये जो एक बॉन्ड है ये ब्रेकअप हो जाता है। ये जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ले लेता है और क्या होता है, हमारे पास जो है वो कार्बन जो है वो हमारे पास से उसके पास जो है एक बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप हो जाता है। अब ऑक्सीजन क्यों अपना जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेता है या ले सकता है, बिकॉज इट हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू दिस। ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग जो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इट विल चेंज इनटू C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O. नाउ इट हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली हमारे पास ड्यूरिंग द रिएक्शन ये जो अमोनिया है इसमें क्या होता है, हमारे पास अगेन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन ले लेता है और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से सेपरेट आउट हो जाता है। Now it change into hydrogen plus or H plus ion while nitrogen is converted into negative charge. Now why nitrogen taken the lone pair of electron? Because it has higher electronegativity. तो हमने पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने क्लास 9th में कि हमारे पास जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब क्या होता है, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन होता है, ये जो दूसरा अमोनिया है ये आकर इसके साथ जो है वो बॉन्डिंग कर लेता है। Here we have lone pair of electron, so positive ion shifted here and nitrogen के साथ जो है ये हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बना लेता है, it will form NH4 positive. Now here we have 4 hydrogen, here we have 2 hydrogen and here we have one is positive terminal and other one is negative terminal. क्या होगा हमारे पास, this negative terminal attach with this positive terminal and this positive terminal attach with this negative terminal. किस तरह हमारा पास एक नया कंपाउंड बन जाता है, that is nitrogen with 2 hydrogen combine with carbon C double bond O. Similarly ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास it is combined with ammonium ion because it has negative charge, so it combined with ammonium ion NH4 positive. So we have formula that is NH4 O C double bond O and NH2. Now second step में हमारे पास क्या होगा, यूरिया फॉर्मेशन. When the ammonium carbamate
इज़ हीटेड इट डिकम्पोजेज। हम जब जो है हमारे पास अमोनियम कार्बामेट आया, अब इसको हीट करेंगे, देन इट विल डिकम्पोज एंड वाटर विल बी रिलीज, सो यूरिया विल बी फॉर्म्ड। ऑन डिकम्पोजिशन, डी मीन्स ब्रेकअप होना, कंपोजिशन जिस मिक्सचर से वो बना हुआ होता है या जिस एलिमेंट से वो बना होता है उसमें से वाटर की रिमूवल हो जाएगी और हमारे पास पीछे जो है वो यूरिया रह जाएगा। नाउ लुक, वी हैव फार्मूला ऑफ अमोनियम कार्बामेट। अब क्या होता है हमारे पास, जो हमारा फार्मूला है दैट इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, amine group is attached with one carbonyl group and here we have one oxygen and ammonium. Now क्या होगा हमारे पास, ड्यूरिंग हीटिंग जो है वो हमारा वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू NH2 again attached with carbonyl group with another amine group. Now water will be released, 2 hydrogen with 1 oxygen, it will combine and water will be released or evaporated while the left residue will be urea. Now last step is evaporation and granulation of liquid urea. हमारे पास यहाँ पर जो liquid urea बन जाता है in the second step in the urea formation. अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक कंटेनर में जो है वो डालते हैं या हम इसको एक टॉवर में डालते हैं जिसमें से हमारे पास जो है इसमें से जो वाटर वेपर्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और हमारे पास जो लिक्विड यूरिया है वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जो है वो हमें ऑब्टेन होता है। इन दिस स्टेप द लिक्विड यूरिया इज कंसनट्रेटेड इन वैक्यूम इवेपोरेटर्स. It is sprayed from the top of the tower under pressure and hot current of the air is introduced from the bottom in opposite direction. अब क्या करते हैं हम, ऊपर की तरफ से जो हमारे पास लिक्विड यूरिया है वो हम इस टॉवर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जबकि बेस से जो है हम अपोजिट डायरेक्शन से जो है हम इसमें हॉट एयर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब उस हॉट एयर के इंट्रोडक्शन से और टॉप से लिक्विड यूरिया के आने से क्या होता है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो वाटर के वेपर्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं. इट इवेपोरेट्स द वाटर वेपर from liquid urea and it is rapidly cooled and sent to the granules or tower. हमारे पास क्या होता है, वाटर के वेपर्स में से रिमूव हो जाते हैं और ये कूल डाउन होकर जो है वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स मीन्स के जो हमारे पास यूरिया के वाइट क्रिस्टल्स से होते हैं वो ऑब्टेन हो जाते हैं. नाउ दिस यूरिया इज स्टोर्ड एंड टू बी मार्केटेड, और फिर ये जो है हमारा यूरिया जो है उसको स्टोर करके जो है वो हम मार्केट में जो है वो सेल करने के लिए जो है वो भेज देते हैं. नाउ फ्लो शीट डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया. सबसे पहले हमारे पास दो रॉ मटेरियल्स हैं यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दैट आर लिक्विड अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इन दोनों को जो है वो रिएक्टर ब्लॉक में डाला जाता है. मैं आपको पहले डिटेल में स्टेप्स बता चुकी हूँ कि किस तरह ये दोनों आपस में रिएक्शन करके हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं. वो अमोनियम कार्बामेट फिर डीकम्पोज होकर हमारे पास देता है यूरिया एज वेल एज वाटर वेपर्स. अब वो जो वाटर वेपर्स हैं उस लिक्विड यूरिया से हमने कैसे रिमूव करने हैं, नाउ दे आर इंट्रोड्यूस इन दी टॉवर. टॉप से जो है हम लिक्विड यूरिया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बेस से जो है हम हॉट एयर इंट्रोड्यूस करवाते हैं. इन दी अपोजिट डायरेक्शन जब ये दोनों आपस में आके मिलते हैं, वाटर हमारे पास इवेपोरेट हो जाता है और पीछे हमारे पास जो है वो यूरिया रह जाता है. नाउ दिस यूरिया विल बी कूल डाउन, उस यूरिया को फिर कूल डाउन किया जाता है. नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर ग्रेन्यूल्स. ग्रेन्यूल्स अब हमारे पास क्या हैं, वाइट क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें यूरिया कन्वर्ट हो जाता है और फिर हमारे पास वो ग्रेन्यूल जो है वो स्टोर किए जाते हैं और उनकी पैकेजिंग करके जो है वो उनको पैकेज करके जो है वो मार्केट्स वगैरह में जो है वो सेल आउट किया जाता है. एट लास्ट, यूजेस ऑफ यूरिया. It is a white crystalline organic compound. It is important due to the following usage. Number 1, about 86% of the urea manufactured is used as solid fertilizer. हमने बात की कि हमारे पास ये सबसे ज़्यादा जो है वो मेन इसका जो है वो फंक्शन क्या है या इसका यूज़ क्या है कि एज अ सॉलिड फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ होता है. अबाउट 86% जो है वो इसकी प्रोडक्शन जो है वो एज अ सॉलिड फर्टिलाइज़र यूज़ की जाती है. Second one, urea formaldehyde. Resins have large use as a plywood adhesive or glues. हमारे पास प्लेवुड क्या हैं, these are the strong wooden boards. हमारे पास जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स हैं वो एज अ प्लेवुड जो है वो एडहेसिव के तौर पर जो है वो यूज़ किए जाते हैं. Melamine formaldehyde resins are used as dinnerware and for making extra hard surfaces. हमारे पास जो melamine formaldehyde resins हैं वो हमारे पास किस लिए यूज़ किए जाते हैं, for the dishes and utensils makers and also for extra hard surfaces making. यूरिया कैन बी यूज टू मेक यूरिया नाइट्रेट विच इज़ हाईली एक्सप्लोसिव. इसके अलावा यूरिया हमारे पास जो है वो यूरिया नाइट्रेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव जो है वो मटीरियल है.
Urea is also used as raw material for manufacture of many important chemical compounds like plastics, resins, various adhesives. इसके अलावा हमारे पास ये एज अ रॉ मटेरियल भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यूरिया इज यूज एज फ्लेम प्रूफिंग एजेंट, मीन्स applied to material to prevent the start or slow the growth of fire. जो फायर है उसकी ग्रोथ को या उसकी जो है वो कहते हैं इंटेंसिटी को स्लो डाउन करने के लिए भी जो है हम यूरिया जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज़ यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन हेयर कंडीशनर, फेशियल क्लीनर्स एंड लोशन. हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनमें भी जो है हमारे पास स्मॉल अमाउंट में जो है एज एन इंग्रेडिएंट जो है वो यूरिया यूज़ होता है. It is used as an alternative to rock salt in the de-icing roadways and runways. हमारे पास जो है वो रोड में और रनवेज में से जो है वो आइस को जो है वो रिमूव करने के लिए, डी आइस करने के लिए उनको जो है वो रिमूव करने के लिए हम यूरिया को यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रॉक साल्ट. इट डज़ नॉट प्रोमोट मेटल करोजन टू एक्सटेंड दैट साल्ट डज. हमारे पास जो है ये करोजन से भी बचाता है, जो हमारे पास जंग लग जाता है चीज़ों को उससे भी सेव करता है, जबकि साल्ट के इसके कंपैरिजन में है. अगर हम साल्ट को यूज़ करते हैं, साल्ट इज़ आल्सो यूज़ फॉर दी आइसिंग पर्पस, लेकिन साल्ट जो है अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास करोड करने का भी जो है वो रिज़ल्ट जो है वो दे सकता है. उससे जो है वो करोजन भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो यूरिया है उससे जो है वो करोजन का फैक्टर भी जो है वो भी सेव हो जाता है. इट इज़ आल्सो यूज एज अ फ्लेवर इन्हेंसिंग एडिटिव फॉर सिगरेट. हमारे पास ये जो है सिगरेट्स वगैरह में उनके फ्लेवर को चेंज करने के लिए, टेस्ट को चेंज करने के लिए भी या इंक्रीज़ करने के लिए भी जो है वो यूरिया जो है वो ऐड किया जाता है. अ मेन इंग्रेडिएंट इन हेयर रिमूवर क्रीम. और हमारे पास यूरिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इंग्रेडिएंट है इन हेयर रिमूवर क्रीम्स में. Next one is urea containing creams are used as topical dermatological products to promote rehydration of skin. हमारे पास जो डिफरेंट क्रीम्स हैं उसमें भी जो है वो जब ये यूरिया यूज़ किया जाता है तो हमारे डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं, हमारी जो स्किन के जो हैं वो डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो हमें वो क्रीम्स रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास जो है वो अगेन जो है हमारी जो डिहाइड्रेशन हो चुकी है स्किन की जो है उसको रीहाइड्रेट कर देती है. Open up book page number 203. Here we have Society, Technology and Science. The use of synthetic fertilizers versus organic or natural fertilizers. Now, a fertilizer is any material which is added to the soil to increase the soil fertility, enhance plant growth and increase production. हमारे पास जो है वो फर्टिलाइज़र एक ऐसा मटेरियल है जिसको सॉइल में जो है वो हम अगर डाल देते हैं या उसको ऐड कर दिया जाता है, ये हमारी सॉइल को जो है वो ज़रखेज़ बनाता है. दूसरा, प्लांट की ग्रोथ को जो है वो तेज़ कर देता है और हमारे पास प्रोडक्शन पावर को इंक्रीज़ कर देता है. These fertilizers may be synthetic or organic or natural fertilizers in nature. हमारे पास या तो ये फर्टिलाइज़र जो है वो सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड होते हैं, या फिर ये हमारे पास नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होते हैं. Synthetic fertilizers are wholly or partially obtained from the synthetic sources. हमारे पास जो ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं इसको हम या तो कम्प्लीटली या फिर 50-50% जो है वो सिंथेटिक सोर्सेज से जो है वो प्रिपेयर करते हैं या तैयार करते हैं. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिराइव फ्रॉम द रिमेन्स और बाई प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिज्म. जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो हमारे पास कहाँ से तैयार किए जाते हैं? दे आर प्रिपेयर्ड बाय दी डेथ एंड डिके और बाय दी बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द नेचुरल ऑर्गेनिज्म. जो कुदरती तौर पर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स को रिमेन्स रह जाते हैं या उनकी डेथ एंड डिके हो जाती हैं, उसके बाद जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनकी मदद से जो है वो बनाए जाते हैं. विच कंटेन द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ. जो कि हमारे पास बेसिकली प्लांट की जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो या इसेंशियल जो है वो न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल होते हैं. सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स वर्सेस ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर्स. सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आर कमर्शली प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. हमारे पास जो ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं इनको हम कमर्शली जो है वो पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं या तैयार करते हैं. एंड आर ईजी टू अप्लाई इन ग्रेनुलर और लिक्विड फॉर्म. और ये हमारे पास या तो लिक्विड की फॉर्म में या ग्रेन्यूल्स मीन्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं. ये बहुत ईजी जो है वो हम डील कर सकते हैं. जबकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, मोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिराइव फ्रॉम दी प्लांट्स एंड एनिमल्स. जबकि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं इनको हम प्लांट्स और एनिमल से जो है वो प्रिपेयर करते हैं, लाइक मैनूर, बोन, ब्लड, मीट एक्सेट्रा.
that is broken down by bacteria before they can be used by plant and soil। हमारे पास ये क्या होते हैं, ये हमारे पास बैक्टीरिया से डेथ एंड डिके इनकी होती है, ये ब्रेक डाउन होते हैं इससे पहले कि इनको प्लांट्स और सॉइल जो है वो यूज़ करें या हम इसको प्लांट्स एंड सॉइल के लिए जो है वो इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड वाइल natural fertilizers are prepared naturally। Third one is according to soil। Synthetic fertilizers leach from the soil with watering and can be used by plants instantly। हमारे पास जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं, अगर हम इनको जो है वो सॉइल में ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास इजीली जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और वाटर में पेनिट्रेट करके जो है वो प्लांट्स जो है वो उसको इंस्टेंटली जो है वो तेज़ी के साथ जो है अपने यूज़ में ले लेता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, दी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स आर नेचुरली decompose slowly by soil microbes to release vital nutrients over a longer period of time, therefore they are for entire season। हमारे पास जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, एक तो ये आराम से नेचुरली जो है वो डिकम्पोज होते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो है माइक्रोबियल एक्शन होता है अकॉर्डिंग टू सॉइल और उससे जो है वो उनके अंदर जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, उनका फिर पीरियड जो है वो भी ज़्यादा होता है और ये हमारे पास फुल सीज़न के लिए जो है वो आराम से यूज़ किए जा सकते हैं। नाउ NPK रेशो मीन्स नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम रेशो। नाउ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैविंग नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम रेशो इज़ अबाउट 20 to 60%। वाइल सिंथेटिक के अलावा जो हमारे पास नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, इसमें हमारे पास जो NPK रेशो है इट इज़ अबाउट 14%। Next point, the chemical fertilizers are rich equally in 3 essential nutrients that are needed for the crops। हमारे पास जो है ये जो हमारे आर्टिफिशली प्रिपेयर्ड या फिर जो है सिंथेटिक जो है फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये हमारे पास जो है वो जो 3 एसेंशियल हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जो है ये इनसे रिच होते हैं। मीन्स ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं जो जितना वो क्रॉप के लिए जो है उनको ज़रूरत होती है। Add natural nutrients to soil, increase soil organic matter and improve soil structure। It also improves water holding capacity, reduce soil crusting problem and reduces erosion from wind and water। जबकि हमारे पास जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, अगर हम इनको जो है वो सॉइल में ऐड करें तो ये हमारे पास एक तो सॉइल की जो है वो ऑर्गेनिक वैल्यू जो है उसको बढ़ा देते हैं, दूसरा हमारे के सॉइल स्ट्रक्चर को जो है मज़ीद इम्प्रूव कर देते हैं। इसके अलावा जो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर को पकड़ने की सलाहियत होती है, ये उसको इम्प्रूव करके जो है हमारे वाटर के से लिंक जो है वो सॉइल की जो क्रस्ट को, सॉइल की जो ज़मीन होती है जो उसकी ऊपर की तय होती है, उसकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के साथ साथ जो है वो विंड और वाटर इरोजन से भी जो है वो सेव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ synthetic fertilizers have equal distribution of 3 essential nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium। हमारे पास जो synthetic fertilizers हैं उसमें हमारे पास ये जो 3 मेन हमारे एलिमेंट्स हैं इनकी जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जबकि हमारे पास जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं दे हैव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ essential nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium। Next point is chemical fertilizers are generally cost effective and readily in greater amount they have more nutrients। हमारे पास एज हमने बिफोर डिस्कस कर लिया कि हमारे पास इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं और ये हमारे पास कॉस्ट में भी जो है वो इतने ज़्यादा जो है महंगे नहीं होते। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव दैन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। लेकिन अगर हम जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को देखते हैं तो वो उनकी टाइप के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, जो कि हमारे पास सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के मुकाबले में जो है एक्सपेंसिव या फिर महंगे होते हैं। Next point is synthetic fertilizers are easy to use as they seep into the soil deep as soon as water is applied। सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो है ना वो हमारे लिए इस्तेमाल करना आसान होता है, जैसे कि हमने बात की कि ये जो है हमारे पास सॉइल में जो है वो जल्दी जज्ब हो जाते हैं, सीप डाउन हो जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं जैसे ही जो है अगर हम इसमें वाटर जो है वो ऐड करते हैं। वाइल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर प्रेजेंट ऑन सरफेस एंड लॉट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मिक्स दैम विद द सॉइल। जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो हैं एक तो वो नेचुरली होते हैं, दैट्स वाई जो है वो हमारे पास जो है वो सॉइल की सरफेस पे मौजूद होते हैं और इनके लिए हमें काफ़ी काम की ज़रूरत होती है ताकि ये जो है वो सॉइल के साथ मिक्स होकर जो है वो डिफरेंट जो है अपने फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करें। नेक्स्ट वन इज़ synthetic fertilizers they immediately supply nutrients to the earth as ये जो है हमारे पास
ईजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, तो ये हमारे पास एकदम से इमीडिएटली मीन्स एकदम से जो है वो अपने जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अर्थ को जो है वो सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। वाइल जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं दे स्लोली रिलीज दी न्यूट्रिएंट्स टू दी सॉइल, क्योंकि हमारे पास जो है ये अर्थ को जो है ये आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन कर रहे होते हैं, दैट्स वाई जो है ये हमारे पास जो है वो स्लोली रिलीज़ करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स टू दी अर्थ। लास्ट पॉइंट इज सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आर यूजुअली बेसिक इन नेचर, दे आर न्यूट्रल टू स्किन। हमारे पास जो ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं ये जो है वो इनका नेचर जो है वो बेसिकली बेसिक होता है और ये जो है हमारे स्किन के लिए जो है वो सेंसिटिव भी नहीं होते, हमारी स्किन के लिए ये न्यूट्रल होते हैं, स्किन को हमारी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते। वाइल सेवरल नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर एसिडिक इन नेचर, जबकि हमारे पास जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। They can burn the skin. In addition, they can change soil fertility by increasing its acidity. हमारे पास ये जो है हमारी स्किन को भी जो है वो जला सकते हैं या बर्न कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है ये सॉइल की जो है फर्टिलिटी को मीन्स उसकी जो है वो जरखेज़ी को जो है वो भी जो है वो चेंज कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स एसिडिटी, अपनी इंक्रीजिंग जो है वो एसिडिटी पावर से। Thank you students. This is the end of part 4. I hope you understand the topic very well. Stay home, stay safe.